हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं भाषा और उसके विविध रूप। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाषा किसे कहते हैं। वैसे तो बच्चों, आप बचपन से ही दूसरी तीसरी कक्षा से ही पढ़ते आए हैं कि भाषा क्या है, आप सब जानते हैं। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना शब्द है। भाष का अर्थ है बोलना, अर्थात जिसे बोला जाए वह भाषा है। मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस जिन ध्वनि संकेतों का, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है उसको हम भाषा कहते हैं। यूं तो हम मन के भावों को प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे लाल बत्ती गाड़ी को रोकने का और हरी बत्ती गाड़ी को आगे जाने का संकेत करती है। लाल बत्ती मतलब रेड लाइट। जब हम सड़क पर जाते हैं तो रेड लाइट होती है तो हम समझ जाते हैं कि हमें रुकना है, और ग्रीन लाइट होती है तो हम समझ जाते हैं कि हमें आगे जाना है। इसी तरह से बच्चा हंसकर या रोकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है, परंतु यह संकेत या ये चिन्ह भाषा नहीं है। भाषा क्या है? जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो सार्थक ध्वनि संकेत जिनसे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग हमारी बात को समझते हैं, तो जो मनुष्य के मुख से निकलते हैं, और ये सारे ध्वनि संकेत एक व्यवस्था में बंधे होते हैं। यानी कि जो भी कोई भाषा होती है ना, उसकी एक व्यवस्था होती है। जैसे कि हिंदी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो हम एक वाक्य कहें, राम खाना खाता है, तो हमारी जो वाक्य व्यवस्था है वो क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर हम अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे तो राम ईट्स फूड, क्योंकि अंग्रेजी की जो व्यवस्था है वो क्या है? कर्ता, क्रिया और कर्म। तो इसी प्रकार से हमारी जो भाषा की व्यवस्था होती है, उसी के अनुसार जब हम बोलते हैं, यानी कि कुछ सार्थक ध्वनि संकेत हम अपने मुंह से निकालते हैं, या वो वाक्य जो दूसरे व्यक्ति तक हमारे मन की बात को पहुंचा देते हैं, वो सब भाषा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की मुख्य उपभाषाएं। देखो बच्चों, उपभाषाएं क्या हैं कि जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से बोली या लिखी जाती हैं, वो किसी भी भाषा की उपभाषाएं बन जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व बिहार आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। यूं तो हिंदी भाषा पूरे देश में ही किसी न किसी रूप में बोली और समझी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं वो ये हैं, ठीक है ना। इन सब क्षेत्रों को हम हिंदी भाषी क्षेत्र कह सकते हैं। इन क्षेत्रों में बोली या लिखी जाने वाली जो मुख्य उपभाषाएं हैं वो 5 हैं। देखिए क्या है वो। पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और हरियाणवी आदि बोलियों की गणना की जाती है। खड़ी बोली के भी 2 रूप माने जाते हैं, एक शुद्ध साहित्यिक हिंदी और दूसरी मेरठ के आसपास बोली जाने वाली हिंदी। मतलब कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि एक ही क्षेत्र या एक ही स्टेट में, एक ही प्रदेश में जो हिंदी भाषा बोली या लिखी जाती है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग आगरा, मथुरा, बरेली आदि क्षेत्रों में किया जाता है। सूरदास की कविताएं आपने पढ़ी हैं, तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। हरियाणवी बोली हरियाणा में बोली जाती है। कन्नौजी का क्षेत्र कन्नौज है। इसमें इटावा, कानपुर, पीलीभीत आदि क्षेत्र भी आते हैं। दूसरी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां आती हैं। अवधी का क्षेत्र अयोध्या है और छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। इन भाषाओं में भरपूर लोक साहित्य रचा गया है। बघेली का क्षेत्र बुंदेलखंड है। फिर है राजस्थानी। जैसा नाम से ही दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की जो भाषा है वो राजस्थानी है। यह भी हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है।
इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती आदि बोलियां आती हैं। हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र जो राजस्थान के बॉर्डर से सीमाओं से लगते हैं, वहाँ पर भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी हिंदी पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। शिमला, चंबा, गढ़वाल, कुमाऊं आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पहाड़ी हिंदी बोलियाँ लिखी जाती हैं। गढ़वाल की उपभाषा को गढ़वाली भी कहा जाता है। बिहारी उपभाषा बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बोलियां आती हैं। बिहार के शाहबाद जिले में भोजपुरी बोली का प्रयोग होता है। मागधी बोली बनारस, जौनपुर, बलिया, बस्ती, चंपारण आदि क्षेत्रों की बोली है। मैथिली बोली का प्रयोग दरभंगा, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में किया जाता है। विद्यापति जैसे महान कवि ने मैथिली भाषा में ही अपने साहित्य की रचना की। विद्यापति आदिकाल के एक महान कवि हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है अपने साहित्य में। अब हम समझेंगे बोली क्या है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि भाषा का वो रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि एक थोड़े से एरिया में, थोड़े से क्षेत्र में लोग जिस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं उसको बोली कहते हैं। हमारे देश में प्रत्येक 5-10 मील पर बोली का रूप बदल जाता है। यहाँ मील लिखा हुआ है, ये मील माँ को बड़ी की मात्रा आएगी, कभी कभी ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि एक प्रसिद्ध कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। बोली का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। बोली मनुष्य की एक सहज भाषा है जिससे वह अपने क्षेत्र से सच्चे अर्थ में जुड़ा होता है। मतलब जो हमारी बोली होती है ना, हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस के लोगों से जब हम बात करते हैं तो बोली का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल के, हमारे मन के अधिक निकट होती है और उस भाषा में, उस बोली में बात करने में हम अपने आप को ज़्यादा सहज, मतलब ज़्यादा नेचुरल महसूस करते हैं। अपने भावों को सहज रूप से प्रकट करने के लिए हम अपनी बोली का प्रयोग करता है और बोली में क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक और सामाजिक अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। यानी कि उस एरिया का, उस क्षेत्र का जो कल्चर होता है, वहाँ के समाज का जैसा स्वरूप होता है, वहाँ के जो उत्सव त्योहार होते हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी भी एक अपनी भाषा होती है, बोली होती है। और उस बोली को वहाँ के क्षेत्र के लोग ही समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे जो मतलब हमारे व्यंजन भी होते हैं कई तरह के, जो जिनको एक पर्टिकुलर बोली में अलग तरीके से कहा, मतलब उनका कोई अलग नाम होता है, ठीक है ना। तो वहाँ के लोग ही उसको समझते हैं। हो सकता है कि वो व्यंजन हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में भी बनता हो, पर उसका नाम अलग हो, ठीक है ना। तो हर बोली, हर क्षेत्र का, उसकी बोली का, उसके लोगों का, उसके रीति रिवाजों का, उसकी संस्कृति का भी एक विशेष महत्व होता है। जब बोली विकसित होकर एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगती है तो वो भाषा कहलाती है। जैसे कि ब्रज और अवधी बोलियां अब भाषा के रूप में जानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वो बोली का एक विकसित रूप है। यानी कि जब बोली बढ़ते बढ़ते एक विशाल क्षेत्र में बोली जाने लगती है और उसका एक लिखित रूप, लिखित साहित्य हमारे सामने आने लगता है, उसमें व्याकरण की व्यवस्था हो जाती है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब वो बोली भाषा हो जाती है। ब्रज और अवधी भाषा के बारे में आपने सुना ही है। सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा का भरपूर प्रयोग किया है। अब हम समझेंगे भाषा का मानक रूप। देखिए, मानक रूप क्या है कि वो रूप जो एक आदर्श रूप है। आदर्श मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको मतलब जैसे आप जब भी भाषा लिखते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा लिखते हैं, तो आपको बहुत बार आपके अध्यापक कहते हैं कि इसकी स्पेलिंग गलत है, वर्तनी गलत है। देखने में, पढ़ने में, सुनने में वो सही लगता है, लेकिन फिर भी हमारी जो मात्राएं हैं वो गलत क्यों होती हैं? क्योंकि भाषा का जो मानक रूप है, यानी कि जो विद्वानों में ने उसका एक स्वरूप निश्चित कर दिया है, उसके अनुसार हम नहीं लिखते, और तब हमारा वो जो शब्द होता है, हमारी जो व्याकरण व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाती है और फिर वो
गलत कहलाती है। तो बच्चों, मानक भाषा क्या है? किसी भी समाज या राष्ट्र की वह आदर्श भाषा जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित समाज द्वारा किया जाता है। यानी कि जिस भाषा में एक वर्ण व्यवस्था होती है, एक व्याकरण की व्यवस्था होती है, जिसमें एक वर्तनी होती है, वाक्यों की व्यवस्था होती है, और जिसके रूप को अगर हम बदल गए, जैसे कि बाहर कौन आया है या बाहर कुछ आया है, बाहर मतलब इस तरह के जो शब्द हैं। कई बार आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस को मतलब पढ़ा है और आपने उनको करेक्ट करके लिखने वाली जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जैसे दूध में कौन आ गया, दूध में उबाल आ गया। तो दूध में कौन आ गया ये गलत वाक्य व्यवस्था है, ठीक है ना। तो किस शब्द का कहाँ पर किसके साथ प्रयोग करना है, उन चीज़ों को समझना और लिखना मानक भाषा हमें सिखाती है। तो मानक भाषा का प्रयोग समाज के सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक या प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है, यानी कि उसमें ग्रामर की एक पूरी व्यवस्था होती है। इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा का एक सर्वमान्य रूप है। सर्वमान्य रूप का मतलब सभी लोग उस व्यवस्था को मानते हैं। क्योंकि यदि हम मान लीजिए कक्षा में 30-40 बच्चे हैं और वो एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को अलग अलग व्यवस्था से लिख देंगे, तो वो भाषा का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा। सर्वमान्य रूप का मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस को, एक वाक्य को या एक किसी भी चीज़ को लिखना इस रूप में लिखना कि सभी लोगों के समझ में आए और सभी लोग उसको मानते हों। तो मानक भाषा में भाषा की एक व्यवस्था होती है और यदि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका रूप बिगड़ जाएगा। जैसे हमने अभी पीछे एक उदाहरण सुना था, राम खाना खाता है। हम कह देंगे राम है खाता खाना। हो सकता है कि कविता जब हम लिखें तो हम इस तरह का कुछ फ्रेज लिखें, लेकिन यदि हमें साहित्य मतलब हमें कोई अपनी बात कहनी है, अपने किसी बात को समझाना है, अपने विषय को लिखना है, तब यदि हम ऐसा लिखेंगे राम है खाता खाना या राम खाता खाना है, तो ये जो व्यवस्था है व्याकरण के अनुसार, हिंदी भाषा के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार ये स्वरूप ठीक नहीं है और इसलिए हम उसको गलत मानेंगे। तो भाषा का मानक रूप वही है जो व्याकरण के अनुसार, साहित्य के अनुसार सही व्यवस्था में लिखा जाए। तो भाषा के मानक रूप का उद्देश्य है भावों को सहज, सरल, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। यदि भाषा में मानक रूप का प्रयोग न किया जाए तो भाषा अपने अर्थ को खो देगी। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकों आदि में हम भाषा के मानक रूप को देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तकें जो आप पढ़ते हैं वहाँ पर भाषा की एक व्यवस्था होती है। कभी कभी आपको लगता भी कितनी कठिन भाषा है, वो कठिन नहीं होती। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तब हम कई बार बहुत सारे अंग्रेज़ी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं ना। कई बार हम बहुत सारे लोकल लैंग्वेज हो जो हमारी जो बोली होती है उसके शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, और सेंटेंस की व्यवस्था कुछ गलत भी हो जाए तो हम कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन पुस्तकों में जो भाषा लिखी जाती है वो एक व्यवस्थित भाषा होती है और वो एक परिनिष्ठित भाषा होती है, उसी को हम भाषा का मानक रूप कहते हैं। अब हमें समझना है भाषा और लिपि में अंतर। यह तो आप जानते हो कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को या विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का दो तरह से प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप में और लिखित रूप में, ठीक है ना। मौखिक रूप की तो बात ठीक है कि हमने बात को बोला और दूसरे ने समझ लिया। जैसे जो हमारी भाषा है, अगर सामने वाला व्यक्ति भी वही भाषा बोलने और समझने वाला है तो वो हमारी बात को समझ जाएगा। लेकिन जब हम भाषा के लिखित रूप की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है लिपि का। आपको ध्यान होगा कि जब आप बिल्कुल छोटे आपने स्कूल जाना शुरू किया था तब आपको अ अनार, आ आम, क कबूतर, ख खरगोश, वो सब चीज़ें सिखाई गई थी कि क कबूतर को क को कैसे लिखना है, ख को कैसे लिखना है। फिर आपको ABCD भी सिखाई गई थी। तो वो जो ABCD है वो क्या है?
जो अंग्रेजी की रोमन लिपि है वो रोमन लिपि है, यानी कि आपको ABCD के रूप में अंग्रेजी की रोमन लिपि सिखाई गई। जब आपको अनार, आम, आ, क, ख, ग, घ इस तरह के वर्ण सिखाए गए तो वो आपको क्या सिखाया गया? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि लिखनी सिखाई गई। तो हमें जो है ना, मतलब ये समझना चाहिए कि जो लिपि है वो क्या है। वो वाले जो चिन्ह जो आपको बचपन में सिखाए गए थे, जिसके बाद आपने लिखना शुरू किया, शब्दों को बनाना शुरू किया और फिर वाक्यों को बनाना शुरू किया, वो सब जो लिपि चिन्ह थे उनको आपने जोड़कर एक सार्थक भाषा बनाना सीख लिया, वो लिपि थी। इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं, जैसे हमने अंग्रेजी और हिंदी की बात की। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो यहाँ उदाहरण से समझिए कि हम कोई शब्द लिखेंगे जैसे सूरज, पुत्र, रोशनी। हमने क्या किया? हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया इन शब्दों को लिखने के लिए। अब जब हम इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में लिखेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? सूरज क्या हो जाएगा? SUN सन। पुत्र क्या हो जाएगा? SON सन। और रोशनी क्या हो जाएगा? लाइट, LIGHT। लेकिन यदि हम सूरज को SURAJ लिख देंगे तो हमने क्या किया? हमारी भाषा यहाँ पर हिंदी ही रही, लेकिन हमने उसको रोमन लिपि में लिख दिया। जैसे आप सब अपना नाम लिखते हैं, अपनी कॉपी में आप अपना नाम लिखते हैं, आपने गूगल अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे अपना नाम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? आपका नाम पूनम है, आपका नाम सुमन है, आपका नाम राजेश है, तो आप क्या लिखते हैं? जैसे कि पूनम, POONAM। तो हम कर पूनम शब्द अंग्रेजी में तो नहीं है ना, पूनम शब्द तो हिंदी भाषा का शब्द है। सुमन शब्द है SUMAN, सुमन शब्द हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन आपने क्या लिखा? POONAM। तो वहाँ आपने क्या कर दिया? आपकी भाषा तो वहाँ हिंदी ही थी, लेकिन आपने लिपि कौन सी लिख दी? रोमन लिपि। RAJESH आपने लिखा राजेश। अब राजेश शब्द तो अंग्रेजी में है नहीं, तो आपने फिर से वही बात है कि क्या किया? आपकी भाषा तो हिंदी ही रही, लेकिन आपने लिपि कौन सी लिख दी? रोमन लिपि लिख दी। क्योंकि यदि हमने अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि का प्रयोग करना है तो वो शब्द, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, सूरज, पुत्र, रोशनी, वो शब्द अंग्रेजी में उनको क्या कहते हैं और फिर उनको रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं, वो जब हम समझेंगे तब हम अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, लिपि भाषा का वह लिखित रूप है जिसे हम चिन्ह के रूप में अंकित करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।